देखिए, बीजेपी जातिवादी है, नस्लभेद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, तो इशारा भी वहीं पर ही है। उनका इशारा हम भी हो सकते हैं कि दलित समाज के लोगों को जो प्रताड़ना में दी जाती है या मंदिरों में नहीं घुसना होता तब तो हम दलित बन जाते हैं, लेकिन जब राजनीति में वोट लेने की बारी आती है तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो उनकी राजनीति तो सभी समाज के सभी वर्गों के खिलाफ मौका देखकर की जाती है कि कब किसका फायदा उठाना है, कब किसका वोट लेना है। प्रधानमंत्री जी झारखंड में कह रहे हैं चुनाव रैलियों में कि इनसे बेटी को बचाना है या बेटी छीन लेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंसे ले जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री की ऐसी बातें बोलनी चाहिए? प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कतई नहीं बोलनी चाहिए। अगर बेटी छीन के ले जाएंगे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? 2-3 बार प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद भी इस देश में प्रधानमंत्री को ये शब्द कहने पड़े तो तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाओ, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। घुसपैठियों से खतरा है देश में, अभी भी खतरा है। 2-3 बार सरकार बनाने के बाद भी खतरा है घुसपैठियों से। मतलब कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे और डर की राजनीति करेंगे और करवाएंगे। अभी तो बीजेपी और आरएसएस की सरकार खूब चल रही है ना पूरे देश में, फिर भी खतरा ही खत्म नहीं हो रहा भाई साहब इनका। तो ये जो लोग हैं ना, ये खुद घुसपैठिए हैं। ये हमारे गाँवों में, शहरों में, हमारी मानसिकता में, हमारे धर्म में, हमारी जाति में हर जगह घुसते हैं। हमारी गली में, मोहल्ले में गंदगी फैलाने के लिए घुसते हैं। इनको बाहर करना है इस बार। कहा जा रहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ बिल्कुल, हम एक हैं और हम सेफ हैं और हम एक ही रहेंगे और हम नेक हैं। फिर जातियों में किसने बांटा? जातियों में तो सदियों से मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी, पता नहीं किसने बांटा। हम आज की पीढ़ी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भाईचारा बना के चलें ताकि एक दिन ये खत्म हो। जो आज कह रहे हैं कि एक रहो नेक रहो, तो जातियों में तो कभी नहीं बोलते जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं। अभी देखिए ग्रेटर नोएडा वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि जाति के नाम पे बोल गए। तो अभी मैंने क्या बात करी? हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। आज जाटा समाज की हिस्सेदारी की मैं बात कर रही हूँ ना, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत में पढ़ लिख कर वकील बनी, LLM किया, LLB करी, तो मेरी मानसिकता खुली, मेरी बुद्धि खुली। शिक्षा और कलम ने मेरी बुद्धि को खोला, तो मैं अपने हक अधिकार की बात कर रही हूँ। वो जाति की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों में तो उन्होंने बिल्कुल बांट के ही रखना है। क्योंकि जब जाति के आधार पर मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता तो हम दलित बन जाते हैं। जब राजनीति में भागीदारी करने की बात होती है या वोट देने की बात होती है, हमारा वोट लेना होता है, तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, अभी डरा हुआ अभी भी खतरे में है, अभी भी खतरे में है। तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। तो इसकी जवाबदेही तो मोदी जी की ज़्यादा बनती है ना, कि अगर हम हिंदू हैं तो हम आपके होते हुए भी खतरे में हैं, तो आपको कुर्सी से तुरंत हट जाना चाहिए। हम किसी और को बैठा के देख लेंगे। प्रियंका जी, ऐसे समाज की राजनीति धरातल पे चलेगी, आखिर क्या वजह है? कहीं कोई उनका नेतृत्व नहीं है बड़ा, ऐसी आपने भी अपने भाषण में भी कहा। हाँ, ऐसी समाज एक भोला भाला समाज है जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। जिस प्रकार से देश की सरकारें शिक्षा को ख़त्म कर रही हैं, हमारे राजनीतिक अधिकारों को ख़त्म कर रही हैं, सामाजिक मूल्यों को ख़त्म कर रही हैं, उससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। और कमज़ोर हो रहे हैं तो हमारी राजनीति छिन रही है, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब आबादी में तो बड़ी संख्या है ना। उस आबादी को तो एकत्र करने की मैं बात कह रही हूँ। मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं अपनी बात यहाँ पे करी है, कल केजरीवाल जी तक भी पहुँचाऊँगी। तो मेरी जैसी और भी बेटियाँ बहनें बाहर निकलेंगी, समझाएंगी, तो समाज एक होगा। आज समाज एक हुआ ना, कल हजारों में एक होगा, आज सैकड़ों में आया। पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई अम्बेडकर भवन में, तो उनसे मंत्रालय छीन लिया था केजरीवाल सरकार ने। तो आप बाबा साहब की बात कैसे कर पाओगे, बुद्ध की बात कैसे कर पाओगे इस पार्टी में? नहीं, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनता और मैं बाबा साहब की बात करती हूँ, करती थी और मरते दम तक करती रहूँगी, चाहे मैं विधायक बनूँ चाहे मैं ना बनूँ। गौतम भी साहब भी यही कहते थे। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं ना। क्या बाबा साहब की, तो केजरीवाल जी भी तो बाबा साहब की बात करते। तो बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से हम दलित समाज के लोगों की बनती है। जो केजरीवाल जी एक तरफ बात करते हैं कि बाबा साहब की संविधान की बात करते हैं, एक तरफ फोटो लगाते हैं संविधान बाबा साहब की, भगत सिंह की लगाते हैं, वो मंदिर में चले जाते हैं हनुमान के में, वो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए? नहीं, बाबा साहब पे भी फूल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। वो सीधे हनुमान मंदिर में गए, क्योंकि वो जिस जाति और जिस कर रहे हैं क्या धर्म के नाम पर? नहीं, मैंने फिर बोला, अंबेडकरवादी विचारधारा को देश में फैलाने का जिम्मेदार पहले दलित समाज के लोगों का है कि बाबा साहब के समाज के लोगों का है। अन्य समाज के लोग उनसे प्रभावित हैं, उन्हें अच्छा मानते हैं, उन्हें मानते हैं, लेकिन भारत का संविधान उन्हें इजाज़त देता है कि वो जिस धर्म में खुश हैं, जो उनको रीति रिवाज करना पसंद है, उसकी भी तो आज़ादी देता है। केजरीवाल जी को मंदिर जाना अच्छा लगता है तो वो जाते हैं वहाँ पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा साहब की बात करते हैं तो वो मंदिर नहीं जाएंगे। क्या हमारे लोग मंदिर नहीं जाते क्या? लेकिन प्रियंका जी, देश में लगातार आता है कि दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। अब कब तक अत्याचार
जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा और राजनीति में नहीं आएगा, बाबा साहब की उस उंगली के इशारे को नहीं समझेगा, सब चीज़ का, सारे जुल्म अत्याचार का एक ही दौर है। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उस पार्लियामेंट में घुसेंगे नहीं, तब तक इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ऊपर ये पीड़ा, ये जुल्म, ये सितम, ये होता रहेगा। जातिवादी गुंडे जो हैं उनको संविधान का, कानून का कोई डर नहीं होता? तो जातिवादी गुंडे तो खुद सरकार में बैठे हैं ना, इस वजह से उनको संरक्षण मिलता है। जब सरकार में हम बैठेंगे तो अपने समाज को बचाएंगे, उसके खिलाफ हो रहे जुल्म जाति के खिलाफ खड़े होंगे, अपने समाज को सेव करेंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे, जैसे कि आज हमने करी। 21वीं सदी में कुछ लोग कहते हैं कि अब छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया, लेकिन ये तो घटनाएं डेली आ रही हैं सामने। कोई ख़त्म नहीं हुआ और कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, इनका भेदभाव छुआछूत खत्म हो। जिनको हम चुभते हैं और जो लोग चाहते हैं हम सत्ता में ना आए, हमारा समाज मजबूत ना हो, हम लोग एक ना हो, वो लोग ये बात करते हैं, तो इसलिए उनको सत्ता से हटाना बड़ा ज़रूरी है। केजरीवाल जी कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। वो खुद जेल में रहे, उनके 3 मंत्री जेल में रहे। तो जब आप पे करप्शन का आरोप लग चुका है बड़ा पैमाने पर, तो आपको वोट मिलेगा नेक्स्ट टाइम? आरोप लगना अपराध को सिद्ध करना नहीं होता। इस देश में सैकड़ों, हजारों, लाखों केस फर्जी लगे पड़े हैं और कई युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं जेल में। तो उनमें से एक केजरीवाल जी भी हैं जो सरकार की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गए, आगे बढ़ रहे थे, नहीं देखा जा रहा, बाबा साहब का नाम लेके आगे चल रहे थे, नहीं देखा जा रहा लोगों से। तो इस वजह से केस झूठा है, सच्चाई तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अब केस लग गया, जेल में चले गए, तो इसका मतलब वो अपराधी तो नहीं हो गए ना। न्याय तो थोड़ी देर से मिलेगा, न्यायालय देगा न्याय, भारत का संविधान न्याय देगा, क्योंकि बाबा साहब की बात करने वाला इस देश में एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल। और हमारा सारा शेड्यूल कास्ट समाज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, इसीलिए 3 बार सरकार बनाई और 4थी बार सरकार बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक बार प्रधानमंत्री अगर हम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से भाईचारा बहुत अच्छे लेवल पे फैलेगा। बीजेपी तो खुलकर कह रही है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी ने कभी भी राजनीति काटने, मारने, दंगे कराने की करी है। हम आपस में ना बटेंगे ना कटेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। 18 नवंबर शहीदी दिवस है, जो सन 1962 रिजंगला युद्ध हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय अचानक चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दे करके रात को युद्ध हो चुका। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, चाइना के पास कृत्रिम हथियार है। उन्होंने सारी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन एक बटालियन जिसके मेजर शैतान सिंह भाटी मेजर थे और 124 की टुकड़ी थी रिजंगला की पहाड़ी पर। ये लोग बोले कि मारेंगे या मरेंगे, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके हम वापस नहीं जाएंगे। अभी मैं 12 तारीख से 5 दिन वहाँ था और वहाँ देख करके अपनी आंखों से आया हूँ। वहाँ की स्थिति, वहाँ न ऑक्सीजन है, 18,000 फीट ऊंची चोटी है, लेकिन जब आदेश आया सब बटालियन चली आए, लेकिन 124 की टुकड़ी ने, आपस में सगे भाई थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा मातृभूमि को छोड़ करके हम वापस नहीं जाएंगे। और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि 1700 चीनियों को मार के गिरा दिया गया। और लास्ट में चीन के पंडित जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन किया कि मैं आपके सैनिकों से लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध विराम कर देना चाहिए। युद्ध विराम हुआ, 3 महीना वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। इसके बाद जब बर्फ़ हटी तब जा कर के वहाँ देखा गया और वहाँ पर एक सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर अभी इस सरकार ने वीर अहिर धाम बनाया, 114 वीर हीरों की वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है और 1 किलोमीटर में म्यूजियम बना हुआ है और पूरे देश के पर्यटक वहाँ जाते हैं वीर अहिर धाम बनाने का। क्योंकि हम भी जब गए तो देखे इनकी वीरता, शौर्यता और पराक्रम है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने यादव के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, पूरे भारत के पूरे आवाम की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। अगर वो भी उस समय यहाँ चले आए होते तो शायद आज जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा नहीं होता। उसको बचाने का काम किए। अभी मैं 12 तारीख को वहाँ था और लगातार देखा है कि वहाँ न ऑक्सीजन है, बर्फ़ पड़ी हुई, इतनी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं। लेकिन उस समय जबकि हमारे पास न कोई कृत्रिम हथियार था, वही पुराने 303 था, लेकिन ऐसे हथियारों को लेकर के भी हमारे देश के जवानों ने अपने राष्ट्र के लिए
प्राण की आहुति दे दिया और मार के गिरा दिया, युद्ध विराम किया। तो आज भी सरकार से हम क्या मांग रहे हैं? केवल शहादत का सम्मान, जवान वीरों का। अगर किसी, मान लो हम इसके भी विरोध में हैं, अगर ये नहीं हो सकता, सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली, अगर जात बात ख़त्म करना है तो आर्मी में सबसे ज़्यादा है, उसको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, ऐसे इंडियन आर्मी कर दीजिए, हम इस पे भी तैयार हैं। लेकिन हम आज भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं दूसरे का नाम भी ढो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है, जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी अहिर रेजिमेंट होना जरूरी है। राष्ट्र सेवा तो हमारा जन्म सिद्ध धर्म है और अहिर रेजिमेंट केवल राष्ट्र रक्षा हेतु सम्मान का नाम मांगा जा रहा है। इसलिए हे प्रधानमंत्री जी, अगर ये नहीं दे सकते तो आपसे न विकास मांगा रहा है, रोजगार मांगा जा रहा है। अपने जवान वीरों के कंधे, एक तरह से वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं दूसरे का नाम भी ढो रहे हैं।